सबसे पहले जावा को समझने के लिए जो जावा का रोड मैप है कुछ इस तरह से। जावा, अब जावा को जानने या समझने के लिए आपको जावा के बेसिकली जो है तीन पार्ट होते हैं, तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। पहले को बोलते हैं कोर जावा। फर्स्ट इज कोर जावा। ये आपका कोर जावा। ठीक है, ये आपका होगा कोर जावा। कोर जावा, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस जावा। एडवांस जावा। उसके बाद आता है फ्रेमवर्क। ठीक है जी। तो कोर जावा में हम बिल्कुल जावा का बेसिक सीखते हैं। हम्म। एक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है सी में, जैसी सीखते हो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कोर जावा में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है कोर जावा सीखने के बाद का वेबसाइट्स बनाना सीखोगे, है ना। इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी है, के अंदर दो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके वेबसाइट्स बनाओगे। एक को बोलते हैं सर्वलेट। ठीक। लेकिन ये जरूरत नहीं, ये तो वीडियो में रहेगा ही आप तो खराब। ठीक। और दूसरा जेएसपी। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करोगे, एक वेबसाइट बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कोर जावा आपको आनी चाहिए। ठीक है। कोर जावा का ही कोडिंग इसके अंदर किया जाएगा। बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट कुछ चीजें और इसके अंदर होंगी। तो इसके बाद आता है ये। अब इसमें वेबसाइट्स आप बनाओगे सर्वलेट या फिर जेएसपी का यूज करके, जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब जावा बन के आई थी 1995 में, तब जाके ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये बहुत बड़े एप्लीकेशन इसमें नहीं बना सकते आप, या बनाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा उसको एग्जीक्यूट करने में। बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। आज के डेट में सर्वलेट और जेएसपी का यूज करके कोई वेबसाइट्स नहीं बनती। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे जो एडवांस चीजें हैं, उसमें सर्वलेट और जेएसपी के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। मेरी बात को यूज किए जाते हैं, तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। कंपनी में कभी आपको न सर्वलेट में काम करने को मिलेगा न जेएसपी में मिलेगा, उससे एडवांस चीजें आ गई। ठीक। इसका एडवांस जो है, इसमें पूरा पूरा आपको कोड लिखना पड़ता है इसके अंदर, या इसके अंदर सब कुछ। तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, नई चीजें आई है जिसको बोला जाता है फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। यानी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कुछ चीजें यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ती है किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसमें से एटलीस्ट मान के चलो कि 50% कोड लिखा रहता है, और 50% जो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, अलग होता है, वो आप लिखते हो। तो मतलब कस्टम कोड आप लिखोगे, कुछ चीजें आपको बना के मिलेंगी, जिससे हमारा डेवलपमेंट टाइम कम हो जाएगा। जो पहले से लिखा है उसको लिखना नहीं पड़ेगा, जनरली आप यूज कर सकते हो। ठीक। और जो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है उसके अंदर सारी चीजें, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है। यानी कुछ फंक्शनलिटी आपको बनी बनाई मिलेगी और कुछ फंक्शनलिटी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट्स आपके लिए बनाने की फंक्शनलिटी देता है। ठीक है। इसको कहा जाता है
स्प्रिंग, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। तो इसमें हर तरह के एप्लीकेशन आप बना सकते हो। कोर जावा का एप्लीकेशन है तो सर्वलेट का है, चाहे जेएसपी का है, या उसके आगे भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके बना सकते हो, जो यूज होता है। ठीक। अब इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जिससे टाइम खराब होता है। करते हैं लोग। आज के डेट में इससे भी एडवांस आ गया है, इससे भी एडवांस आ गया है, जिसको बोला जाता है स्प्रिंग बूट। क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट बोलते हैं इसको। ठीक है। स्प्रिंग बूट में क्या है, कुछ और आपको एडवांटेज मिल जाता है, काम वही होगा, कुछ एडिशनल चीजें भी आप कर सकते हैं, कम से कम कोड लिख के। यानी इसके अंदर अगर स्प्रिंग आप यूज करोगे तो उसके अंदर सारी सेटिंग आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। और स्प्रिंग बूट में क्या है, सारी सेटिंग आपको बना के मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी फंक्शनलिटी जो अभी आपको हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं तो चीजों को खाली ये पता होना चाहिए। इंटरनल टेक्निकल चीजें भी हम उसको डिस्कस नहीं करता, वो समझ नहीं आएगा। मोटा मोटा ये समझो कि स्प्रिंग में जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को स्प्रिंग बूट में दूर किया गया। ऐसा नहीं है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट अलग अलग है, एक ही है। यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, और दूसरी जगह जो है आपको क्या है, स्प्रिंग में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, और इसके अंदर ऑटोमेटेड होगा। ठीक है। तो ये जो है दो मार्केट के अंदर जावा में बेसिकली काम को करने के लिए क्या किया गया है, आपको इस तरह की चीजें दी गई हैं, जिसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। एक एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। ठीक। अब जब कोई वेबसाइट्स बनेगी, जब कोई वेबसाइट्स बनेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए डिजाइन करने वाला चाहिए, जो ब्राउजर के ऊपर चीजों को डिजाइन करे, है ना। ब्राउजर के ऊपर मतलब क्या, फोटो बनाना है, ब्राउजर पे फोटो दिखाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है, बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, रेडियो बटन है, इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका फोन नंबर रखने की फैसिलिटी हो, मोबाइल नंबर, है ना, कंट्री, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, ये सब चीजें बनानी पड़ेगी। वो जावा में नहीं बनती, उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, पेज को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, जिसको कहा जाता है क्या, HTML, हाइपर मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, जो पेज के ऊपर, किसी वेबसाइट्स के ऊपर डिजाइन को करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसके लुक एंड फील, अगर आप बटन बनाओगे, रेडियो बटन बनाओगे, चेक बॉक्स बनाओगे, उसका लुक एंड फील बहुत अच्छा नहीं होता, सुंदर नहीं दिखता, जस्ट लाइक फेसबुक, है ना, वैसा नहीं दिखता, बेकार से दिखता है। उसको सजाने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसके लुक एंड फील को करने के लिए आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, CSS, शेडिंग स्टाइल से। मैंने लुक और फील चेंज करना है, आप इसके ऊपर, बटन के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लुक एंड फील पूरे पेज का बदल सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, अच्छा अच्छा से दिखेगा। HTML में दिखेगा लेकिन नॉर्मल में दिखेगा, प्रोफेशनल वे में नहीं दिखेगा, ये भी आपको देखना। उसके बाद, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए आप एक वेबसाइट देख रहे हो, पहला पेज देख रहे हो, माउस रखा तो फोटो बड़ा हो गया, माउस फोटो के ऊपर रखा तो बड़ा हो गया, या फिर हटाया तो छोटा हो गया। या फिर कई बार आपको वेबसाइट ओपन करते देखो छोटे छोटे पार्ट्स ऐड आते रहते हैं, उसको आप क्लिक करते हो तो हटता नहीं है, वो मिनिमाइज हो जाता है, फिर 2 मिनट के बाद हटता है, ऐसा होता है। तो वो सारा काम करने के लिए, यानी उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ऐसा लगे कि वो चल रहा है,
उस काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी होती है जावा स्क्रिप्ट। क्या? जावा और जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक चीजें हैं जो किसी वेबसाइट्स बनाओगे जावा का, डॉट नेट का, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल आपको बेसिक आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, है ना। उसके बाद इन सारी चीजों को, जावास्क्रिप्ट को का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक बना बनाया है फ्रेमवर्क है। मतलब आधी चीजें बनी है, आधी चीजें उसमें लिखोगे, जो ब्राउजर पे सिर्फ काम करेगी, ब्राउजर के ऊपर करेगी, उसको कहते हैं एंगुलर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड काफी मार्केट में चल रहा है रिएक्ट। रिएक्ट, ठीक, ये भी है। इसी तरह से रिएक्ट जेएस भी है, इसी का एडवांस है। ठीक, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे क्या है, फ्रेमवर्क है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, इन सारी टेक्नोलॉजी ब्राउजर पे काम करती है। ब्राउजर के अंदर ही इनपुट होकर आउटपुट देती है। यानी इस चीज को बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है बेसिकली, सामने दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बोलते हैं टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट। ठीक है, ये सब चीजें फ्रंट एंड है, मतलब। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये फ्रंट एंड पे बेसिकली काम करे, समझ लो डिजाइनिंग का पार्ट है। ठीक है, और उसके पीछे बटन बना दिया, उसके पीछे दो नंबर सम करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, लॉजिक भी पढ़ी है आपने, लॉजिक लिखा ना, फंक्शन बनाया, या सी प्लस प्लस पढ़ा आपने, उसके अंदर फंक्शन बनाया, क्लास बनाई, मेथड बनाया, है सब। बैक एंड वाला तो डिजाइन नहीं होता, तो आउटपुट ही देता है, लाल पीला थोड़ा रहता है। उसका काम क्या है, आउटपुट देगा लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में, कंसोल पे, है ना। वो सारा काम लॉजिक के लिए, क्या पीछे के लॉजिक के लिए, जावा के लॉजिक के लिए, डेटाबेस से कनेक्ट करना, वो सब काम करने के लिए जावा है। तो दो तरह की चीजें हैं, कोई एक डिजाइनिंग वाला पोर्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, और एक जावा वाला काम हो गया पीछे का। ठीक है, क्या हो गया आपका, वो हो गया बैक एंड, है ना, बैक एंड। बैक एंड हो गया, जो जावा बैक एंड है, और जो भी आप उसका यूज करके कोई वेबसाइट्स बनाओगे वो फ्रंट एंड। ठीक है, यहाँ पूरे जब कोर्स 6-7 महीने का जो कोर्स होता है ना, उसमें ये पूरा बताते हैं। अब यहाँ पे जो अगर कोई वेबसाइट्स बनेगी तो क्या होगा, डेटा रखना पड़ेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, है ना, आपकी ये जो सारी चीजें स्टोर की जाती हैं। उसके लिए फिर एक चीजें होती है जिसको बोला जाता है डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस, डेटाबेस होता है जो अलग अलग कंपनी का है। माइस्क्ल भी आप यूज कर सकते हो, जो ओरेकल कंपनी का है, फ्री में है, पैसा नहीं लगता। इसी तरह
ओरेकल है, पेड है, पैसा देना पड़ेगा, है। इधर एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए पैसा दोगे, पढ़ने के लिए नहीं, ऑनलाइन करने के लिए पेमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा रखें। पोस्ट ग्रेस है, पोस्ट ग्रेस है, इसका भी पैसा लगता है। इस तरह से बहुत सारे क्या है, आपके डेटा को रखने के लिए अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम है। सब अपने अपने तरीके से रखते हैं, कुछ कम पैसा लेते हैं, कुछ ज्यादा पैसे लेते हैं, है ना। अगर जावा में कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेटा तो रखना ही पड़ेगा, यूजर का नाम, चीजें रखनी पड़ेगी। उस चीजों को रखने के लिए रखना पड़ेगा ना डेटा, तभी तो ये तो काम होगा आपका। परमानेंट स्टोरेज है तो बोला जाता है परसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट। डेटाबेस के अंदर डेटा रखने को बोलते हैं परसिस्टेंट लॉजिक। इसका मतलब जावा के प्रोग्राम को आपको बोलना पड़ेगा, भाई हम जब डेटा रख रहे हैं डेटाबेस में रख देना, बोलना पड़ेगा, रख देना, है। इसका मतलब जावा का कंपनी अलग है, ओरेकल की कंपनी अलग है, या माइस्क्यूल की कंपनी अलग है, एसक्यूएल सर्वर की कंपनी अलग है, पोर्टगेस की कंपनी अलग है, सारी अलग अलग है। आपको जावा को बोलना पड़ेगा ये इसमें रखो, अपने मन से थोड़ा रखेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी होगा, जेडीबीसी। क्या, जेडीबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब जब जावा बन के आई थी तो इससे करना होता था, 5 लाइन का कोड लिखना होता था, 20 साल पहले। अभी भी यूज होता है लेकिन कंपनी यूज नहीं करती, पढ़ाया जाता है जैसे समझ में आपको है। लेकिन फिर इससे क्या आ गया है, इससे एडवांस अभी आ गया है, इससे एडवांस आ गया है वही काम करने के लिए। अब ये काम एडवांस आ गया है तो पुराना कौन यूज करेगा, जब विंडोज 11 आपके पास आ जाएगा, विंडोज 95 क्यों यूज करोगे आप, है ना। वो अब यूज नहीं करती कंपनी, क्योंकि इसमें कोड लिखना पड़ता है, उसका नाम क्या है, हाइबरनेट, हाइबर नेट। तो हाइबरनेट पुराने प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे हाइबरनेट यूज किया हुआ है, उसी काम को करने के लिए, जावा से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, है ना। अब उससे भी एडवांस आ गया है जिसको बोला जाता है जेपीए, जावा टू परसिस्टेंट एपीआई। अब जेपीए यूज किया जाता है, पुराने प्रोजेक्ट में बहुत पुराना है वो मिलेगा, के आगे ये मिलेगा। अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट कोई बनेगा तो ये मिलेगा, इसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये डेटाबेस वाला काम होगा। कितनी चीजें हो गई, ये जावा वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा क्या हो गया, जावा वाला पोर्शन हो गया। ये इसको आप क्या कहोगे, बैकएंड। और जो दूसरा है तो आप क्या कहोगे, फ्रंट एंड, तो कहोगे आप ये। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी अलग है, बैक एंड टेक्नोलॉजी अलग, दोनों मिलके क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ब्राउजर पे कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है जिसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, नेटिव, नेक्स्ट जेएस, है ना। इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं फ्रंट एंड के लिए। और बैक एंड के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोर जावा, फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है।
ये समझ में आया आपको कि क्या इसका मीनिंग है, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, और जेडीबीसी क्या है, हाइबरनेट क्या है, जीपीयू क्या है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है, जावा का जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें जावा का प्रोग्राम लिखा है, तो सॉफ्टवेयर का जो नाम है, सॉफ्टवेयर का जो नाम है उसका नाम है जेडीबीसी, जेडीबीसी, सॉरी, जेडीके। यस, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट। ठीक है। इसके जब बहुत सारे वर्जन है, एक होता है जेडीके 1.0, पहली बार जावा बन के आया था 1995 में। क्या है, ऐसे तो आया था 1991 में, बाद में ऑफिशियली यूज किया गया 1995 के आसपास। ठीक है, किताबों में 1991 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो बन तो गया था, लेकिन यूज में बाद में आया। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, जेडीके 1, जेडीके 2.0, जेडीके 3, जेडीके 4, जेडीके 5। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्जन आए अलग अलग, जैसे विंडोज का वर्जन आता है, इस तरह से इसके भी वर्जन आए। ठीक। उसके बाद जो है जेडीके आया 1.8, या इसको 8 वर्जन भी बोलते हैं। तो जेडीके 1.8 से जो पहले कंपनी का नाम था, कंपनी जावा को किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का नाम है, जिसमें जेम्स, हाँ, जिसके ओनर थे जेम्स गॉसलिन, उन्होंने जावा बनाई थी। तो 2000 जेडीके 17 तक, जेडीके 1.7 तक वो उस कंपनी को चलाया। ठीक है। 2014 में उन्होंने जावा की कंपनी को बेच दिया, सेल कर दिया, किसको, ओरेकल को। अब ये किसका पार्ट है, जावा किसका है, ओरेकल कंपनी का है। तो जब ये ओरेकल कंपनी के पास आया, तो ओरेकल ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। इसका मतलब जावा 8 से काफी कुछ चेंजेस है, मतलब सिंटेक्स लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हुए, जावा 8, जावा 9, जावा 11 तक। ठीक। ऐसे बहुत सारे चेंजेस और नए नए वर्जन, हमेशा हर 6 महीने पे नया नया वर्जन आ जाता है, 3 वर्जन 4 वर्जन इसका आ जाता है। अभी जावा का कौन सा वर्जन चल रहा है, जेडीके 23, ये वर्जन जावा का। लेकिन कंपनी में जो ये वर्जन है जावा 8 और जावा जेडीके 11, कुछ कंपनियां इस वर्जन को यूज करती है 11, कुछ कंपनियां 8 को यूज करती हैं। यानी इस सब वर्जन को बोला जाता है स्टेबल वर्जन। क्या मतलब होता है स्टेबल वर्जन का, पिछले 10 सालों में जावा 8 के वर्जन को यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन बने, वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ भी गई, कोई रन टाइम पे नहीं चल रहा है, कुछ इशू आ गया, सारी कंपनियां यूज कर रही हैं, सबने क्या कर रखा है, उस प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर किया है, गूगल में डाल दिया है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगी, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, है ना।
उसी तरह 9 में, उसी तरह से 10 में। दूसरी चीज, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आने पर उसका सोल्यूशन है, मिल जाएगा आपको, कि और दूसरी कंपनी ने बनाया है। आपस में प्रॉब्लम शेयर कर दिया ना गूगल के थ्रू। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको उसका सोल्यूशन नहीं समझ में आता, तो वहां पे एरर का सोल्यूशन दिया गया है। जिसको आया उसने डाला है, जिसको आ रहा है क्या क्या सोल्यूशन है उसने वहां पे लिख दिया है। आपको जरूरत है तो आपका प्रॉब्लम कोई आया उसका सोल्यूशन है। ठीक है। अब जावा जो 1.7 तक वर्जन था, जावा का 1.7 वर्जन तक था, उसमें कोड अगर आपको लिखना है ज्यादा, अगर 2 नंबर का सम आपको करना है मान के चलिए, उसमें 4-5 लाइन लिखना पड़ता है। तो 4-5 लाइन लिखोगे, प्रोग्राम चलाओगे तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होगा, चलेगा, लाइन बाय लाइन वो चलेगा। जब जो लाइन बाय लाइन वो चलेगा, टाइम लेगा, यानी एप्लीकेशन क्या चलेगा, स्लो चलेगा। अगर कोई वेबसाइट्स बना रहे हो ऐसा, टाइम लेगा ना। और आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता, तुरंत वेबसाइट बटन डब्ल्यू डब्ल्यू किया, खुलना चाहिए। इसका मतलब जावा लैंग्वेज स्लो है, जावा लैंग्वेज स्लो है। ठीक है, कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब जावा ओरेकल के पास आई, ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर किया, तब उसने काफी चेंजेस करे, उन्होंने लिखने के तरीके को बदला। वही इस तरह से मत लिखो, 4 लाइन की चीज 1 लाइन भी में भी लिखा जा सकता है जावा का 8 वर्जन से। दोनों चलता है, अगर आप पुराना वर्जन यूज करोगे तब भी आउटपुट देगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे। और 8 वर्जन लिखोगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, या उससे ऊपर करते हो तो कंपनी कभी भी इंटरव्यू के लिए जब आता है तो वो कंपनी वाले पूछते हैं आपसे पहला, चार की कॉल आती है या कॉल आती है जॉब में, तो पूछा जाता है आपको जावा 8 आती है कि नहीं, यू नो वेरी वेल जावा 8। अब अगर आपने बोला नहीं, आपको रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लंबा लंबा कोड लिखा जाए। क्लाइंट का सॉफ्टवेयर बनाओ, बहुत टाइम के बाद आउटपुट आएगा तो फिर बेकार है, तो बहुत टाइम ले रहा है मेरी बात को। तो इसलिए क्या किया जाता है, कंपनी चाहती है कि जावा 8 कम से कम आपको आना चाहिए, 10th आया तो 10 आया, 11 आया तो और बढ़िया। तो सारी कंपनियां आज के डेट में या तो 8 में, 8 के वर्जन का यूज करके, सिंटेक्स का यूज करके सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, और आपसे कहती है आप कोड लिखो एज ए प्रोग्रामर। नहीं आता है तो फिर नहीं लिख सकते हो, नहीं लेंगे आप। कम से कम 8 आना चाहिए, 10 आए तो और बढ़िया है, 11 आए तो और बढ़िया। तो कुछ कंपनियां 8 यूज करती हैं, कुछ कंपनियां 10 यूज करती हैं, कुछ 11 यूज करती हैं। और लिखने के तरीके सिंटेक्स में थोड़े बदलाव हुए हैं बस। यहाँ पे जावा 8 या जावा 11 और जावा 17 में आप चीजों को सीखेंगे। अब मान लो कोई सॉफ्टवेयर जेडीके 23 में बना दिया जाए, उसका अभी डेमो वर्जन है, बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, अगर उसको बना दो, बनने के बाद पता चला उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गई रन टाइम, आगे तो क्या है, फिर कैसे सॉल्व होगा, या फिर से दोबारा कोड लिखो पुराने वर्जन में, दोबारा वही काम करोगे तो सैलरी तो लोगे ही आप, फ्री में तो करोगे नहीं। क्या हो गया, दोबारा एक बार बनाया फिर उसको हटाओ फिर दोबारा बनाओ। इसलिए कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती है। जिस वर्जन के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, उसका टीम लीड अच्छे से जानता है, जो आपको गाइड करेगा, उसी वर्जन में वो बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपके टीम लीड के पास उसका सोल्यूशन होगा, या नेट पे वो चीज अवेलेबल है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कि जावा डेवलपमेंट किट होता है, जिसके अंदर जावा से, बेसिक जावा से रिलेटेड सारी चीजें उसमें होती हैं, जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जेडीके कहाँ मिलेगा, ये जेडीके जो है आपको, गूगल में जाओगे, गूगल में जाइए,
यहाँ पे लिख दीजिए JDK। हम्म आपके लेवल पे कोई भी वर्जन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी में अभी थोड़ा जा रहे हो काम करने। ठीक है, तो कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लो, करोगे 17 वर्जन आया या 10, ये जो भी आप लिखोगे आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आप देखो लिंक दिया हुआ है, लाइनेस डालने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 172 MB का है। लाइनेस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग वर्जन के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। डरबी ऑपरेटिंग है, RPM होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर JDK डाउनलोड करोगे। लाइनेस का भी दिया हुआ है, क्या देखो, मैक हमारा है, मैक उधर, उसमें भी है, दो तरह का आता है, इंटेल कंपनी का आता है मैक, इंटेल कंपनी का चिपसेट उसमें लगा हुआ है। ठीक है, अभी दूसरे कंपनी का भी लगा हुआ है, अभी नया बना रही है M1 M2 सीरीज, तो उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड करोगे। विंडोज की है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बहुत सारा प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है। चलिए, लैंग्वेज भी डेवलप होता है, डेटाबेस भी डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये जो है, अब इसमें से कोई आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करोगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसको आपको लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद क्या करोगे, इसको आप जहाँ डाउनलोड हुआ है, ठीक, उस फोल्डर में चले जाओ। यहाँ डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा, तो ये आ गया। इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देखो ये कह रहा है कि ऑलरेडी है, मैं पढ़ाता हूँ तो ऑलरेडी डाल रखा है। आप में ये नहीं आएगा, अगर आपको इस कंप्यूटर में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रीइंस्टॉल कर दो, तो क्या वो तो आपने इंस्टॉल किया नहीं, जावा क्या हो गया आप ही जानो। नहीं होगा, यहाँ पे जब इस तरह से आ जाएगा नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, सी के प्रोग्राम फाइल में जाके एक जावा नाम का फोल्डर बनाएगा, दिख रहा है ये, उसी के अंदर ये डाल देगा JDK सॉफ्टवेयर। कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर देगा और क्लोज कर दो। आप यहाँ जाके देखोगे सी में, सी के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फाइल्स है, इसी के अंदर जावा नाम का फोल्डर बन गया आज के डेट में, देखो है। और यहाँ पे ये डाला है, ये JDK है जो आपके कंप्यूटर में होगा, तभी जाके आप प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक, अब इस JDK के अंदर ये बिन नाम का एक क्या है, फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जावा के प्रोग्राम को, या सी का एग्जांपल लूंगा, तो सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है, जो क्या करता है, इंग्लिश में जो आप लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। सी का कंपाइल 01 में, तब रन कराते हो तो आउटपुट मिलता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर होगा जो आपके लिखी हुई इंग्लिश में चीजों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिसका नाम होता है कंपाइलर। कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर का काम है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा कंपनी के थ्रू, सी वालों के थ्रू, जावा वाले के थ्रू, .NET वाले के थ्रू, है ना, वो हमको मिलता है। कहाँ रहता है वो, यही रहता है हमारे जावा के बिन के फोल्डर के अंदर। अगर आपने सी पढ़ी है तो सी के अंदर भी था, वहां पे जब आप टर्बो सी इंस्टॉल करते हो, उसके अंदर सी ड्राइव में एक फोल्डर होता है बिन, वहीं पे होता है, जिसका नाम होता है TC.exe। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी है वो, देखो
बिन फोल्डर के अंदर हमारा कंपाइलर कौन है, ये जावा सी। क्या है, जावा सी। जावा सी क्या है, एक कंपाइलर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा उसका उसको कहा जाता है क्लास फाइल। जावा में जब कंपाइल करोगे तो एक क्लास फाइल बनती है जिसको बोला जाता है बाइट कोड। बनती है कंपाइल के बाद। ठीक, तो कौन कन्वर्ट करेगा, यही करेगा। इसका मतलब इस फाइल को, जावा सी वाले प्रोग्राम को, ये जो सॉफ्टवेयर है जो सी के प्रोग्राम फाइल के जावा के जेडीके 70 के बिन के फोल्डर में है, कहाँ इंस्टॉल है, सी में। तो ये सी में अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, जावा का प्रोग्राम लिखोगे, कंपाइल करोगे, तो यहाँ तो ये काम करेगा जहाँ इंस्टॉल है। कहाँ इंस्टॉल है, सी में। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ई ड्राइव में बना दिए, कहाँ बनाए, ई ड्राइव में। अब तुम कहो कि वहाँ कंपाइल करो ई ड्राइव में, तो सपना थोड़ा देख रहा है कि वहां पहुंच जाएगा। जहाँ रहेगा वहीं तो चलेगा। आपने इंस्टॉल किया यहाँ, तो कह रहे हो कि नहीं हम तो सी ड्राइव में प्रोग्राम बनाएगा, वहां कंपाइल करो, वहां नहीं जाएगा ये। ऐसे आप कोई मूवी आपने कहीं रखी है ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, किसी फोल्डर में, खोज कहाँ रहे हो, सी ड्राइव में, तो मिलेगा नहीं। उसी तरह से ये, अगर इस फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर प्रोग्राम बनाओगे तो चलेगा, कंपाइल कर देगा, कोड को कन्वर्ट कर देगा, जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने दूसरे जगह बनाया, दूसरे ड्राइव में बनाया या दूसरे फोल्डर में यहीं पे बनाया, और कहा कि फोल्डर के अंदर जाके हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करो, करेगा नहीं, नहीं करेगा वो, सिर्फ यही करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा, इसको कौन चला रहे, सारी चीजें किसके अंदर चलनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं अगर डी ड्राइव में जाके इस सॉफ्टवेयर को चाहता हूँ, कौन सा, कंपाइलर, जावा सी वाले कंपाइलर को डी ड्राइव में भी मैं चाहूँ तो मुझे वहां अवेलेबल करा देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अवेलेबल करा दिया, वहां भी आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से क्लास फाइल में कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो कराता है तो। अभी वो कहाँ करा रहा है, जहां आपने इंस्टॉल किया है। कहाँ इंस्टॉल किया है, सी के प्रोग्राम फाइल जावा फोल्डर के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर। अब ये काम कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह काम नहीं करेगा। ठीक, आप कंप्यूटर को बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताओ कि भाई बिन के अंदर जो भी चीज है, अगर मुझे कहीं भी डिमांड हो मेरी, तो आप वहां पे अवेलेबल कराओ, काम हो जाएगा। इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताओगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को पाथ बताओगे। बात समझो, रास्ता बताओगे कि भाई जहां जहां मैं मांगू वहां वहां मुझे दे देना। अभी जहां इंस्टॉल है वही दो, लेकिन मैं प्रोग्राम हमेशा सी ड्राइव में थोड़ा बनाऊंगा, क्योंकि सी ड्राइव में प्रोग्राम बनाना रिस्की होता है। क्यों, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो तुम्हारा प्रोग्राम खत्म, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, कोई चीज रखी जाती है, डेस्कटॉप पे नहीं रखा जाता, किसी दूसरी ड्राइव में रखा जाता। रीजन, किसी ड्राइव करप्ट होने के चांसेस रहते हैं, ये भी हो सकता है आपका फ्री वाला आपने डाल रखा है ना, करप्ट हो जाएगा। या गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई विंडोज के अंदर से आपसे, तो फिर तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो कैसे निकालोगे अपने प्रोग्राम। तो दूसरे ड्राइव में रहेगा, तो मैं प्रोग्राम सी में ना बना के वाइड करना चाहिए, किसी दूसरे ड्राइव में बनाना चाहिए। कल को अगर खराब भी हो गया तो डी ड्राइव के अंदर का डेटा निकल जाएगा जब आप दोबारा विंडोज डालोगे तो, है ना। इसलिए क्या करना है, हमें बाहर करना है। यानी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पाथ बताना पड़ेगा। पाथ कहाँ है, कहाँ बताना पड़ेगा, इसको कहना होगा कि सी के प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, जावा फोल्डर के अंदर जाओ, जेडीके फोल्डर के अंदर जाओ, बिन फोल्डर के अंदर जाओ, तो जहां मांगू वहीं मुझे अवेलेबल
करा देना पूरा पाथ, वहां मैं यूज करूंगा तो इसके अंदर कोई भी चीज चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लिया, लोकेशन, इंस्टॉलेशन का लोकेशन मैंने कॉपी कर लिया है ना, कंट्रोल C, और उसको बंद कर दिया। ठीक, चला गया मैं यहाँ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जाके माई पीसी पे जाके राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे, ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ गए आप, इसके अंदर बहुत सारे टैब मिलेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एडवांस वाले टैब में जाना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा हुआ पाथ, ठीक है, इसमें जाके आप एडिट करिए, इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ पे जाके न्यू करिए, जगह बन गया, आप इसको यहाँ पे दे दीजिए। ठीक, मैंने पहले पढ़ा था तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक को डिलीट कर दे दिया, और ओके, ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया। यानी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात बता दी, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दी कि जहां मैं इस जावा सी को मांगू वहां मुझे दे देना। इसी चीज को बोलते हैं पाथ सेट करना, जावा का पाथ सेट करना। पाथ इसलिए कि कहीं पे भी किसी भी ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर मैं जावा का प्रोग्राम बनाऊं, वहां पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कंपाइल करने वाला सॉफ्टवेयर है, या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आगे मैं यूज करूंगा, रन करना है, कंपाइल करना है, जावा डॉक बनाना है, जिप करना है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग काम को करने के लिए। तो हर सॉफ्टवेयर मुझे कहाँ मिले, जहां मैं चाहूँ, जहां भी बनाऊँ वहां अवेलेबल हो जाए। कब, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पाथ आप बताओगे तब, जैसे अभी मैंने बताई है। पता कैसे चला, हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मान लो यहाँ पे आपने डी ड्राइव में चले गए, डी ड्राइव है आपका, ई ड्राइव है हमारे पास है, और इस डी ड्राइव में मुझे चाहिए, तो मैं सेलेक्ट किया, AMD लिखा, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम दूंगा जो मुझे चाहिए, जावा सीकर। अगर होगा यहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जावा सी जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके देखेगा कहाँ है, पता चलेगा उसको सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, JDK में, जावा में, बिन नाम के फोल्डर में मिल जाएगा। मिला, वो उठा के यहाँ पे लाके दे देगा, जहां मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहां मांग रहा हूँ, ई ड्राइव में मांग रहा हूँ, वहां से उठा के यहाँ दे देगा, और दे देगा, आपको बताएगा, मैसेज देगा। अगर वो देगा तो इंटर करोगे तो कोई मैसेज आ जाएगा, आया, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। किसी फोल्डर के अंदर आप चले गए, मान लो इस फोल्डर के अंदर यहाँ मांग रहे हो, यहाँ पे अगर आप मांग डिमांड कर रहे हो और लिखे यहाँ पे जावा सी, यहाँ पे भी अवेलेबल कराएगा, है कि नहीं? तो हर जगह आएगा। अगर आप पार सेट नहीं करोगे तो सिर्फ जहाँ इंस्टॉल है वहीं आप प्रोग्राम लिखोगे, वहीं पे वो कंपाइल होगा, वहीं पे रन हो सकता है, दूसरी जगह रन नहीं हो सकता है, दूसरी जगह कंपाइल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए पाथ लिखना उसमें जरूरी होता है, पाथ सेट करना जरूरी है। ठीक, तो हर जगह आप जावा का प्रोग्राम पाथ सेट करने के बाद एग्जीक्यूट करा सकते हो, कंपाइल करा सकते हो। बात समझ में आई? पाथ हमने सेट कर दिया, तो ये आपको क्या करना है, JDK अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, बिन वाला लोकेशन लेना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके वीडियो देख के, जैसा वीडियो में बताया है उस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये बना लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखना है। जैसे सी में आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसको बोला था ID बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ब्लू वाला स्क्रीन पर किया होगा या व्हाइट वाला स्क्रीन पे किया होगा, है ना, वो तरह का आता है। उसी में प्रोग्राम लिखते थे, फाइल में जाके, न्यू में जाके, A.C
वाइड मेन, है ना, ये सब चीजें लिखते थे। हाँ, तो ये सब सारी चीजें आपको जैसे वहां पे लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम को लिखने के लिए। ये आईडी है जिसको बोला जाता है इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। इक्लिप्स बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, फ्री में है। आप नेट में जाओ, गूगल में जाओ, ठीक, यहाँ पे लिख दो इक्लिप्स। इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज, मैक या जिसके लिए भी है। क्लिक करोगे या पहला लिंक आ जाएगा आपके सामने, और आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लगभग 100 120 MB का है विंडोज के। हाँ, क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना शुरू हो गया। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट लग सकता है, डिपेंड करता है आपका नेट का स्पीड क्या। और यहाँ पे कंपनी ये फ्री में बना के देती है। अगर आप दान करना चाहें, दान तो कंपनी को कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो नहीं देगा। ये डाउनलोड हो रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन भी दिया है कि आप कुछ डॉलर यूर देना चाहें, आप यहाँ से क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड से इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भाई फ्री में कोई चीज क्यों मिलेगी, कहीं ना कहीं काम किया गया है, किसी ने किसी ने लिखा है, उसको अगर आप देना चाहें, चैरिटी करना चाहें, तो आप यहाँ पे पेपाल या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं जितना आपको लगता है। अदरवाइज नहीं देना चाहें, मंथली देना चाहें तो मंथली भी दे सकते हैं, एक बार देना चाहें ना दे तब भी कर सकते हैं, नहीं देना चाहें तब भी रूल नहीं है कि आप दे ही। ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे, ठीक। इसको फिर, इसको जिप फाइल मिलेगी, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिर इस तरह का एक एप्लीकेशन बन के आपको मिलेगा यार, शॉर्ट, ये वाला, दैट इज अ इक्लिप्स। 2024 वाला ये पुराना हमारा, नया आ गया होगा, इसका लोगो बदल गया होगा। इसमें आपके जावा के प्रोग्राम आपने लिखना, कैसे लिखना है, क्या फीचर्स है, ठीक है, जावा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल यहाँ आपको प्रोग्राम लिखना होता है, कैसे लिखना वाला चीज। दूसरी चीज, जब जावा का कोई प्रोग्राम आप लिखते हो, जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हो, उस प्रोग्राम को कोई जरूरी नहीं इक्लिप्स पे लिखो, है। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तभी लिखोगे। जैसे सी का लिखते थे, अगर मैं सी का प्रोग्राम बोलूं कि भाई नोटपैड पे लिखो, चला के दिखाओ, चला दोगे? हैं? क्यों नहीं चला पाओगे भाई? चलाना चाहिए, आना चाहिए। अगर इक्लिप्स नहीं है, सी का जो टर्बो सी नहीं है, वो तो लिखने का एक वे है, एक माध्यम है ना वो। लेकिन अंदर से कौन काम करता है? कंपाइलर। कंपाइल करने का काम तो बिन फोल्डर के अंदर पड़ा वो करता है ना। वो आप उस ब्लू कलर को हटाओ, नोट पैड पे लिखो वाइड मेन प्रिंट ऑफ, बस कंपाइलर को दे दो, कंपाइल कर देगा, बटन दबाओ, रन हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, करा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जावा के अंदर भी आप चाहे तो प्रोग्राम नोट पैड पे लिख सकते हैं, नोट पैड पे लिख सकते हैं। इस तरह से दूसरे एडिटर्स आ रहे हैं, जितने भी एडिटर, एक एडिटर होते हैं, क्या वीएस कोड होता है, वीएस कोड पे लिख सकते हैं, इंटेलिज पे लिख सकते हैं, एडिट प्लस, एडिट प्लस प्लस आता है, उस पे लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। नोट पैड प्लस प्लस आता है, नोट प्लस पैड प्लस प्लस आता है, उस पे लिख सकते हो। इस तरह जितने भी लाइनक्स के अंदर अलग है, नोट पैड होता है, नोट पैड जैसा चीज होता है, मैक के अंदर होता है, टेक्स्ट एडिट होता है ना। तो जावा का प्रोग्राम कहीं भी आप लिख सकते हो, टेक्स्ट एडिटर के ऊपर लिख सकते हो। साथ में जब कंपनी में आप जाओगे तो इक्लिप्स आपको मिलेगा, वहां जल्दी जल्दी लिखना होता है, जस्ट लाइक सी सी प्लस प्लस एडिटर के बेस पे। वो जावा का एडिटर है, इक्लिप्स एडिटर है। उसके अलावा भी एडिटर है,
नेटबीन्स है ना, उस पे भी जावा का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो कंपनी में ये यूज किया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा कहीं पे, तो वो आपके सिस्टम से कोड लिखवाना चाहेंगे, इक्लिप्स हटा देंगे, ये वाला कोई कहेंगे ओपन कर लो इसी में लिखो। इसमें कोई हेल्प आपको नहीं मिलता, आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे। उसमें क्या है इक्लिप्स में, अगर एरर आया रेड कलर का आ जाएगा, ठीक कर लोगे बिना देखे सोचे समझे। लेकिन यहाँ पे नोट पैड, VS कोड एडिटर या एडिट प्लस प्लस या नोट पैड प्लस प्लस में करोगे तो कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगा, उससे ही लिखना होगा। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे लिखा जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में लिखाते हैं कभी कभी कोड कहते हैं लिख दो, और ये कंपनी के लिए है। तो दोनों आपको सीखना पड़ेगा, नोट पैड में कैसे कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, और इक्लिप्स में कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोनों सीखना होगा, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वो इक्लिप्स हटा देते हैं, नोटपैड में कहते हैं लिख के दिखाओ, तो हेल्प ना मिल पाए। और आपको प्रोग्राम लिखने आता है कि नहीं, खाली नेट से कॉपी करके डालते हो, एक आइडिया उनको लग जाएगा कि आपको आता भी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, इतना काम आपने करना है। हम्म।